morning all of you. I am your physics teacher. Now we are going to start our class 11th. आप लोग सबने सब्जेक्ट चूज कर लिया होगा अब तक. Now I am going to teach you physics. Now what is generally a physics? Before that, let us know about what is science. What is science? Science क्या होती है? हम सबसे पहले इसी वर्ड के बारे में सीखते हैं. Science. साइंस वैसे एक बहुत सिंपल सा छोटा सा वर्ड होता है जिसका मतलब क्या होता है? टू नो. टू नो का मतलब होता है जानना. किसी भी चीज को हम कैसे जान सकते हैं? टू नो. टू नो इसका मतलब होता है कैसे हम किसी भी चीज को जान सकते हैं. दैट इज कि हम लोग क्या कर रहे हैं. व्हाट वी आर डूइंग इन आवर ऑल द क्लासेस, वी गैदर द नॉलेज. वी गैदर द नॉलेज. हम लोग क्या गैदर करते हैं? नॉलेज. साइंस का मतलब भी यही होता है, टू नो, जानना. किसी भी चीज को जानना साइंस होता है. बेसिकली साइंस की तीन ब्रांचेस होती हैं. तीन ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं हमारे पास? एक होती है फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी. फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी हमारे पास तीन ब्रांचेस होती है साइंस की. इन तीनों ब्रांचेस में क्या डिफरेंसेस होते हैं पहले हम वो देखते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की. फिजिक्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नेचर. किससे रिलेटेड है? नेचर से. जो भी नेचर में आसपास में हमारे आसपास में जो भी एक्टिविटीज वगैरह होती रहती हैं वो सब हम फिजिक्स के थ्रू ही समझ सकते हैं. केमिस्ट्री. केमिस्ट्री इज जनरली रिलेटेड टू केमिकल्स. द केमिकल्स ऑल अराउंड व्हिच वी फाउंड. जो भी केमिकल्स हमें हमारे सब तरफ मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं? कुछ प्लांट से मिलते हैं, कुछ एनिमल से मिलते हैं, कुछ ह्यूमन के ब्लड से भी कुछ केमिकल्स, एंटीबॉडीज वगैरह हम लोग बना सकते हैं. कैसे केमिस्ट्री यूजफुल है? केमिस्ट्री से ही हम सीख पाएंगे कि कौन सा एटम या कौन सा मॉलिक्यूल या एलिमेंट कौन से दूसरे एलिमेंट से कंबाइन हो सकता है. नेक्स्ट थिंग इज दैट बायोलॉजी. बायोलॉजी जनरली हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, चाहे वो प्लांट्स के हों या एनिमल्स के हों. इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंटीजन्स होते हैं, बहुत सारे एंटीबॉडीज होती हैं. जैसे अभी इसकी रिक्वायरमेंट कैसे है? कोरोना जो डिजीज है वो बहुत बड़ा पैंडेमिक बन चुका है. जो इस डिजीज के लिए हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन जाए. अगर एंटीबॉडीज ह्यूमन बॉडी के अंदर बन जाएगी तो इस डिजीज से हमें कोई भी खतरा आगे नहीं रहेगा. और हम यही चाहते हैं कि आगे कोई भी खतरा हमें इससे ना रहे. तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स में जो भी हम स्टडी करते हैं वो सब किससे रिलेटेड होता है? बायोलॉजी से. जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है वो जनरली ह्यूमन, प्लांट, एनिमल सबसे रिलेटेड होता है, जनरली लिविंग से रिलेटेड होता है. नेचर. नाउ व्हाट इज अ नेचर? नेचर क्या होता है? नेचर इज एनीथिंग दैट सराउंड्स अस. जो भी चीज हमारे चारों तरफ है वो सब मिलकर क्या बनाते हैं? नेचर बनाते हैं. ये जो नेचर है एक बहुत सिंपल सा वर्ड है, बट इस नेचर में हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है और बहुत सारी चीज़ें हमें ये नेचर सिखाती भी है. जैसे हमने एक साइंटिस्ट का नाम सुना, सीवी रमन. इन्होंने रमन इफेक्ट दिया. रमन इफेक्ट किस पे बेस्ड था? लाइट के ऊपर. ये लाइट जो कंसेप्ट आता है, ये लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे लाइट अर्थ के सरफेस पे पहुंचती है, क्या एटमॉस्फेयर होता है, कैसे इनके कलर्स डिफरेंस होते हैं, क्या रेनबो होता है, ये सब चीजें हम लोग सीखते हैं फिजिक्स के अंदर नेचर से. फिर नेचर को यूज करना. नेचर को क्या करना? यूज. जो हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं ह्यूमन बीइंग्स. नेचर को कैसे यूज कर सकते हैं? नेचर को यूज करने का मतलब क्या है यहाँ पर कि कैसे हम नेचर से मिलने वाले अलग अलग रिसोर्सेज को हम यूज कर रहे हैं. जैसे सबसे बड़ा रिसोर्सेज हम क्या यूज करते हैं? सबसे बड़ा रिसोर्स सन. ये हमें किससे मिलता है? नेचर से. अगर ये सन ना हो तो कैन यू इमेजिन अर्थ विदाउट इट? क्या अर्थ हो सकती है उसके बिना? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि सन से ही हीट या लाइट रेज कहाँ पहुंचती है? हमारे अर्थ के ऊपर. और सन इज द अल्टीमेट एनर्जी सोर्स. सन क्या है? अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स है हमारे अर्थ के ऊपर. अल्टीमेट का मतलब इससे बड़ा कोई सोर्स अभी तक बना नहीं है. या फिर अगर ये सोर्स ढंग से वर्क नहीं करेगा तो हमारी अर्थ की पूरी साइकिल क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी. So what we are trying in physics is to use nature
टू यूज नेचर, हम नेचर को यूज करना चाहते हैं बट इट शुड नॉट डिस्टर्ब द चेन, वो चेन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। चेन क्या होती है? एनीथिंग, एनी साइकिल, जो भी साइकिल हम चला रहे हैं वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए नेचर और ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में। जैसे ये साइकिल डिस्टर्ब होती है तो बहुत सारे लॉसेज होते हैं नेचर में। सब सन, अब सन की बात करें, सन से हमें क्या क्या मिल सकता है? अगर सन नहीं होगा तो हमें हम आइस को वाटर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे बिना किसी एनर्जी के। बट हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास LPG है, CNG है, आग है हमारे पास, तो हम इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे। बट उन्हें भी यूटिलाइज करने के लिए हमें एक नेचुरल रिसोर्स चाहिए होता है। उन नेचुरल रिसोर्सेज को हम कैसे यूज कर सकते हैं, वही हम सब किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। जैसे एक कंसेप्ट आपने पढ़ा है 9th में, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा कि हमेशा ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि अगर किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वापस कहाँ आती है? नीचे आती है, किसी भी सब्सटेंस पे। यानी अर्थ का जो सरफेस है वो हमेशा क्या लगाता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी भी हाइट पे हो, अर्थ उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगा के रखता है। इसी तरह जो मून है, मून और अर्थ, मून एंड अर्थ, इनके बीच में डिस्टेंस रहता है वो जनरली क्या रहता है? फिक्स रहता है। क्यों फिक्स रहता है? क्योंकि दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को ना तो दूर जाने देता है ना पास आने देता है, ना तो दूर जाने देता है ना पास आने देता है। ऐसी बहुत सारी चीजें फिजिक्स में है। हमने 9th में ही पढ़ा था और 10th में भी पढ़ा था बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल क्या है? बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, उसने केमिकल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी किया। CV रमन हुए हमारे इंडियन साइंटिस्ट। और कौन से हैं जो हमने 10th में पढ़ा था? होमी जहांगीर बाबा। इन्होंने क्या किया था? न्यूक्लियर रिसर्च को, किसको किया था? न्यूक्लियर रिसर्च। तो ये सब चीजें हमारी लाइफ साइकिल में होती रहती हैं और ये हमेशा हमें एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करती है, हमें नेचर के साथ जोड़ने की कोशिश करती है। दैट इज ओनली नोन एज फिजिक्स। टू अकाउंट योरसेल्फ, कि खुद को कंबाइन करें नेचर के साथ, नेचर में क्या क्या हो रहा है, हम उसके साथ कैसे उससे लड़ सकते हैं या कैसे उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को, हमारी स्टेट ऑफ माइंड को हम रिलैक्स कर सकते हैं। ये सब हमें कौन सिखाता है? फिजिक्स सिखाता है। नेक्स्ट है कि जैसे अब हमें पता है कुछ फोर्सेज जो हमने 10th में पढ़ी। एक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था? इसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि जब भी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो करंट क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था? जब द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस, किसी सरफेस से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। वो क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो करंट प्रोड्यूस होता है और उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर हमने बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े लाइट के भी। 10th में हमने बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े। एक हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन, एक हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन, फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी याद है? इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर हमने पढ़ा था क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, क्या होता है रेजिस्टेंस, कैसे हम इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने अलग अलग पावर प्लांट्स पढ़े थे जो नेचर से हमें मिल रहे थे। हमने एक पढ़ा था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। उसमें हमने क्या किया था? वाटर से, पानी से हमने क्या जनरेट की थी? इलेक्ट्रिसिटी। फिर हमने पढ़ा सोलर पावर प्लांट। उसमें हमने सन की हेल्प से क्या किया था? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया था। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी ही ना हो तो अर्थ पर रहना ही क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। बट अर्थ के सरफेस के ऊपर भी कुछ फिनोमिना होते हैं तो सरफेस के अंदर भी कुछ फिनोमिना होते हैं। जैसे कोल आप कुछ भी कर लीजिए, वो कहाँ प्रोड्यूस होगा? अर्थ के सरफेस के अंदर। कभी भी अर्थ के सरफेस के ऊपर कोल प्रोड्यूस ही नहीं होगा। और कोल प्रोड्यूस कैसे होता है ये भी हमने देखा है। कैसे? जब प्लांट्स और एनिमल्स बहुत ज़्यादा टाइम तक अर्थ क्रस्ट के अंदर दफन रहते हैं, बरीड रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम के बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो वो प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ब्लैक कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और क्या बन जाता है? कोल।
और उसी कोल से हमें प्रीशियस मेटल्स मिलते हैं, जैसे कि डायमंड, जैसे कि क्या मिलता है हमें, डायमंड। तो ये सब फिनोमिना हमारे अराउंड होते रहते हैं, हमारे अराउंड होते रहते हैं। जैसे अभी रेनी सीजन का टाइम है, तो रेनी सीजन के टाइम पे क्या हो रहा है, रेन हो रही है, बट साथ के साथ जो अर्थ की हीटिंग कैपेसिटी है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जितना ज़्यादा बारिश अगर जितनी दूर रहेगी हमसे, उतनी ज़्यादा भी अर्थ क्या हो रही है, गर्म हो रही है। इवेपोरेशन जितना होगा उतनी ज़्यादा रेनफॉल होगी। ऑल थिंग्स डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन्स। ये सब क्या है, हमारी कंडीशंस है। हमने 10th में पढ़ा एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में। एनर्जी क्या होती है, द थिंग विच वी रिक्वायर फॉर डूइंग एनी वर्क, द थिंग विच वी रिक्वायर फॉर डूइंग एनी वर्क इज नोन एज एनर्जी। जो कोई भी वर्क करने के लिए हमें जो भी ताकत चाहिए उसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। विदाउट एनर्जी यू कैन नॉट वॉक, विदाउट एनर्जी यू कैन नॉट रन, विदाउट एनर्जी यू कैन नॉट डू एनी वर्क। कोई भी वर्क आप बिना एनर्जी कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें हम लोग फिजिक्स के अंदर सीखते हैं। इज दैट क्लियर? अब इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमारे। फर्स्ट चैप्टर बेसिकली क्या है, इट इज अबाउट फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड का मतलब क्या है कि क्या क्या हो गया। बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में उनमें लिखा हुआ, उनके बायोग्राफी लिखी हुई, उनके ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है, और उन्होंने क्या क्या रिसर्चेस की, इन सब के बारे में फर्स्ट चैप्टर में लिखा हुआ है। जो हमारा बेसिक फिजिक्स स्टार्ट होगी वो कहाँ से होगी, फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये जो चैप्टर है यहीं से हमारी फिजिक्स स्टार्ट होगी थियोरेटिकल। फर्स्ट चैप्टर इज जस्ट बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज इन द सेंस कि किसी साइंटिस्ट के बारे में जानना, क्या क्या डिस्कवर हो चुका, क्या क्या चीज़ें हमारे अराउंड हैं। जैसे सबसे पहले कौन से इंजन आए थे, स्टीम इंजन। सबसे पहले कौन से इंजन आए थे, स्टीम इंजन। स्टीम इंजन आने के बाद क्या हुआ कि जैसे हमने उसकी कैपेसिटी को चेक किया तो उसकी कैपेसिटी थोड़ी कम थी, तो हमने स्टीम इंजन को रिप्लेस किया धीरे धीरे। स्टीम इंजन को हमने रिप्लेस किया किससे, डीजल इंजन से। फिर डीजल की कैपेसिटी हमें थोड़ी कम लगी तो हमने उसको रिप्लेस किया इलेक्ट्रिकल इंजन से। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे ही हमें उसके अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है। जैसे पुराने टाइम पे सब लोग एक हाथ का पंखा यूज़ करते थे, अब भी यूज़ करते हैं, बट पहले हाथ से उसको मूव करते थे, उससे हवा आती थी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम क्या होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसी तरह से एरोप्लेन हुआ। पहले एरोप्लेन बहुत कम थे तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में 3-3, 4-4 दिन लग जाते थे। अब वी कैन मूव इन आवर्स ओनली। हम कुछ घंटों के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। पहले शिप्स में भी टाइम लगता था। तो टाइम को रिड्यूस करने के लिए वी जनरली यूज दिस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, दैट इज फिजिक्स, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग टाइम। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, और है तो भी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि अब हमारे एग्जाम्स भी जल्दी होंगे और हमारी क्लासेस भी लेट स्टार्ट होंगे। तो एज जो बेसिकली फिजिक्स का काम है वो क्या है, टू रिड्यूस द ह्यूमन एफर्ट्स। जो भी ह्यूमन के एफर्ट्स हैं, जैसे पहले जो लोग थे, जैसे सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं हमारी सिटी के अंदर, आपने बहुत सारे पर्सन्स को देखा होगा सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हुए। पहले वो पर्सन्स यूज करते थे हैंड कार्ट, यानी हाथों से उसको सामान को खींच के लेके जाते थे। फिर उन्होंने क्या किया, हाथों की जगह उन्होंने कुछ एनिमल्स को यूज करना स्टार्ट किया, बट एनिमल्स से भी टाइम लगता, तो एनिमल्स की जगह उन्होंने इलेक्ट्रिक या मोटर व्हीकल्स को यूज करना स्टार्ट किया, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने के लिए। ये सब किसकी वजह से मुमकिन हुआ? फिजिक्स की वजह से। ऐसे ही जो भी मेन जो कंसेप्ट होते हैं, जैसे हमें कोरोना को स्टडी करना है तो कोरोना के बारे में कोई साइंटिस्ट ये बोलता है कि ऐसे सही हो जाएगा, कोई साइंटिस्ट बोलता है कि ऐसे सही हो जाएगा, बट कोई भी साइंटिस्ट इसको प्रूव नहीं कर पाया। उसको प्रूव करने के लिए हमें टेक्निक्स की ज़रूरत है, हमें कुछ क्या निकालने पड़ेंगे, स्टैटिक्स निकालने पड़ेंगे, कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा। एनी एनालिसिस, जितने भी एनालिसिस होते हैं जनरली फिजिकल ही होते हैं। जो भी फिजिकल वर्ल्ड हमारे आसपास है, यानी जिसके अंदर लिविंग नॉन लिविंग दोनों ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, उसी वर्ल्ड के अंदर हमें फिजिक्स को स्टडी करना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट फिजिक्स। फर्स्ट चैप्टर आप रीड कीजिए, मैं उसकी PDF भेज रहा हूँ।
फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो पूछिए। अब हम हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यूनिट्स। हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? यूनिट्स। अभी हमने देखा कि हम फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या हमें रीड आउट करना है। जनरली इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत कम आता है, इसलिए सिर्फ आपको उसको रीड आउट करना है। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है यूनिट से रिलेटेड। तो यूनिट एक सिंपल सा वर्ड है वैसे तो, बट क्या मतलब होता है इसका, क्या मतलब होता है इस वर्ड का? यूनिट, यूनिट इज एनीथिंग which is written after any number, which is written after any number to give its a sense, to give its a sense। किसी भी नंबर के पीछे कोई छोटे छोटे या बड़े लेटर्स लिखे हुए रहते हैं, वो उसको सेंस देते हैं। उसको क्या देते हैं? सेंस। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आपने कहा, आपने किसी वेंडर्स क्या होते हैं? जो सब्जी फ्रूट वगैरह बेचते हैं, सेल ऑफ करते हैं। आपने किसी वेंडर को कहा कि गिव मी 10। अब आपने कह दिया 10 दो। अब इस 10 का मतलब क्या क्या हो सकता है? 10 might be a number, 10 might be rupees, 10 might be kg, 10 might be kg, 10 might be a time if you put AM and PM around it। तो ये जो नंबर है, नंबर सिर्फ एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, बट उसको जब कोई सेंस देना होता है तो उसके पीछे हम ऐसी कुछ यूनिट्स यूज करते हैं। 10 रुपीज, 10 kg, 10 ग्राम, 10,000 करोड़ रुपीज। तो इस तरह से हम इन क्वांटिटीज की यूनिट्स लिखने की कोशिश करते हैं। कुछ यूनिट्स जो आप लोगों ने पढ़ी हैं बहुत बेसिक होती हैं। फोर्स, न्यूटन, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क की यूनिट होती है जूल, इसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, जिसको हम कैसे लिखते हैं? केजी। फिर लेंथ हम मेजर करते हैं मीटर्स में, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। टाइम हम मेजर करते हैं सेकंड में, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से। ये जो यूनिट्स होती हैं बेसिक यूनिट्स होती हैं। ये कौन सी यूनिट्स होती हैं? बेसिक। कि सब बच्चे इन यूनिट्स को जानते हैं। क्यों? क्योंकि 9th और 10th हम यूनिट्स को पढ़ चुके होते हैं बहुत बार। ऐसे ही हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी? रेजिस्टेंस की यूनिट थी ओम, जिसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया था ओम। हमने पढ़ा था रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या थी? ओम इंटू मीटर। ये यूनिट्स हम लोग पढ़ चुके हैं हमारी 10th क्लास के अंदर। बट क्या इतनी ही यूनिट्स होती हैं? नहीं, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या होती हैं, कैसे उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, अभी हमने कुछ यूनिट्स लिखी हैं। फोर्स यूनिट क्या लिखी हमने? न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने फोर्स के ऊपर कुछ लॉज दिए थे, इसलिए उनको जो भी यूनिट्स साइंटिस्ट के नाम से आती हैं हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखी हुई रहती है। न्यूटन साइंटिस्ट है तो उनकी जो यूनिट थी वो कैपिटल एन से आई। जूल भी साइंटिस्ट है, उनकी यूनिट क्या है? जे से। मास किलोग्राम, कोई साइंटिस्ट नहीं है तो हमेशा इसको हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। लेंथ मीटर को भी हमेशा किस में लिखेंगे? स्मॉल एम, कभी भी इसको कैपिटल एम नहीं लिखते हैं। टाइम सेकंड को हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी भी कैपिटल एस से रिप्रेजेंट नहीं करते। तो ये सब जो चीजें होती हैं, ऐसे यहाँ पे रेजिस्टेंस को डिस्कवर किया था ओम ने, इसलिए OHM इसकी स्मॉल यूनिट हो गई और ये इसका सिंबल हो गया। तो इस तरह से जो भी हमारे पास यूनिट्स होती हैं वो किसी न किसी मेथड से डिराइव की हुई होती हैं। जो यूनिट्स का सिस्टम होता है वो जनरली इंटरनेशनल ही अडॉप्टेड होता है, उसे हम बोलते हैं SI सिस्टम। क्या बोलते हैं? SI सिस्टम। SI
एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। कौन सा मतलब, क्या मतलब होता है इसका? सिस्टम इंटरनेशनल। क्या मतलब है इसका कि जो यूनिट्स हमें पूरे नेशन से मिले, जो यूनिट पूरे इंटरनेशनल फिजिक्स के अंदर यूज की जाती हैं, वो यूनिट्स हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं एसआई सिस्टम में। जो सिस्टम पूरे विश्व में, पूरी सभी कंट्रीज में, वर्ल्ड के अंदर यूज किया जाता है, वो सिस्टम कौन सा होता है? एसआई सिस्टम। जैसे कहीं पे भी चले जाओ, आपको मास की यूनिट क्या यूज करनी पड़ेगी? केजी, मीटर, लेंथ की मीटर, टाइम सेकंड। बट इन सब की अलग अलग यूनिट्स होती हैं और ये आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए हुए रहते हैं। कौन से सिस्टम्स होते हैं? वो 3 सिस्टम्स होते हैं। एक होता है एनकेएस सिस्टम, एक होता है सीजीएस सिस्टम और एक होता है एफपीएस सिस्टम। एनकेएस सिस्टम, एनकेएस, इसकी फुल फॉर्म होती है मीटर किलोग्राम सेकेंड। सीजीएस सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड। जनरली ये 3 सिस्टम्स हम लोग फॉलो करते हैं, एनकेएस, सीजीएस और एफपीएस। क्या मतलब है यहाँ पे एनकेएस का? एनकेएस फुल फॉर्म क्या है? मीटर किलोग्राम और सेकेंड। हम हमेशा जब भी हम लेंथ को मीटर में लें, मास को किलोग्राम में लें और टाइम को सेकंड में लें, और टाइम को किस में लें? सेकंड में, तो जो सिस्टम होगा वो कौन सा होगा? एनकेएस। बट अगर हम मास को ग्राम में लें, मास को किस में लें? ग्राम में, टाइम को सेकंड में और लेंथ को सेंटीमीटर में, और लेंथ को किस में लें? सेंटीमीटर में, तो जो सिस्टम फॉलो होगा वो कौन सा होगा? सीजीएस। इसी तरह अगर हम डिस्टेंस को फुट में मेजर करें, पाउंड ग्राम जो मास की यूनिट लें, जैसे आप केक लेके आते हैं 1 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड, अगर मास को हम पाउंड में मेजर करें और टाइम को हम सेकंड में मेजर करें, तो सिस्टम कौन सा होगा? एफपीएस सिस्टम। तो कौन सा सिस्टम होगा? एफपीएस। इस तरह से ये 3 सिस्टम्स हम लोग यूज करते हैं। जैसे मैंने एक यूनिट लिखी है यहाँ पे, क्या? मीटर ग्राम और सेकंड। मीटर ग्राम पर सेकंड, क्या यूनिट लिखी मैंने? मीटर ग्राम पर सेकंड। तो ये यूनिट पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मीटर तो कौन सा सिस्टम में है? एनकेएस में। ग्राम कौन सा सिस्टम में है? सीजीएस में। और सेकंड चलो पॉसिबल है, बट कभी भी 2 सिस्टम्स को हम एक साथ मर्ज नहीं कर सकते। 2 सिस्टम्स को एक साथ मर्ज कभी भी नहीं करेंगे। अगर हमने सिस्टम को मर्ज कर दिया तो कभी भी हमारे आंसर्स करेक्ट नहीं आएंगे फिजिक्स के अंदर। कभी भी हम 2 सिस्टम्स को मर्ज नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब अगर मैंने ऐसे लिखी 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम, दो एक ही क्वांटिटी के लिए 2 यूनिट्स भी यूज नहीं कर सकते। एक क्वांटिटी के लिए 2 यूनिट यूज नहीं कर सकते। जैसे मास, मास के लिए हमने क्या यूज किया है? किलोग्राम पे या ग्राम पे, ये पॉसिबल नहीं है। ये जनरली हम लोग छोटी क्लास में यही पढ़ते हैं। जैसे आपको कहा कि ना आपको 1 kg 500 ग्राम्स कुछ शुगर लेके आनी है, जैसे 1 kg 500 ग्राम कुछ शुगर लेके आनी है, तो आपने ग्राम और किलोग्राम को एक साथ यूज कर लिया, हम इसको भी यूज नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? इन सभी की फंडामेंटल डेफिनेशंस होती हैं। इन सभी की क्या होती हैं? फंडामेंटल डेफिनेशंस। 1 मीटर की डेफिनेशन होती है, 1 सेकंड की होती है, 1 किलोग्राम की होती है, 1 जूल, 1 न्यूटन। इन सब की फंडामेंटल डेफिनेशंस होती हैं। वो डेफिनेशंस हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया। आज पहली क्लास थी तो सिर्फ एक छोटा सा हमने इंट्रोडक्शन देखा है फिजिक्स का। क्लियर है सबको? थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।